नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विश्वसनीय प्रतिभा और प्रतिस्पर्धी कौशल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मानव संसाधन दुनिया के साथ हमारे जुड़ाव के मूल में है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का फोकस प्रवासियों के सभी पहलुओं से संबंधित नीति और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमें अपने प्रवासियों के डेटाबेस में सुधार लाने की जरूरत है। हमें डेटा को और ठोस और विस्तृत तरीके से रिकॉर्ड करने के तरीके ढूंढने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का फोकस भावी प्रवासियों को बेहतर अवसर और कल्याणकारी उपाय मुहैया कराना है। तो आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विश्वसनीय प्रतिभा और प्रतिस्पर्धी कौशल का महत्वपूर्ण स्रोत है। मानव संसाधन दुनिया के साथ हमारे जुड़ाव के मूल में है और उन्होंने कहा कि सम्मेलन का फोकस प्रवासियों के सभी पहलुओं से संबंधित नीति और प्रधान पर ध्यान देना केंद्रित करना होगा और ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से कोविड-19 का डेटा एकत्रित करने वाले जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से संक्रमण से मौत के लिहाज से भारत को 9वें स्थान पर रखा है और संक्रमण के कुल मामलों को देखते हुए सर्वाधिक प्रभावित देशों में चौथे स्थान पर रखा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से गठित ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप ने दावा किया कि नवंबर के मध्य में भारत में कोरोना वायरस अपने चरम पर होगा, जिसके दौरान आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कमी पड़ सकती है। इस रिसर्च में सामने आया कि लॉकडाउन ने महामारी के चरम पर पहुंचने को 34 से 76 दिनों तक आगे बढ़ा दिया, जिससे भारत में मेडिकल सेक्टर में तैयारी करने का वक्त मिल गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के डिजिटल रैली में कहा कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। उन्होंने कहा, अगर कोई गलतफहमी होगी तो बातचीत के जरिए यह सुलझा लेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत नेपाल के बीच असाधारण संबंध है। हमारे बीच रोटी बेटी का रिश्ता है और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। भारत नेपाल के बीच अगर कोई गलतफहमी है तो हम उसे बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। भारत नेपाल में सीमा के मुद्दे पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क एकदम भारतीय सीमा के भीतर है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत के लोगों में नेपाल को लेकर कभी कटुता पैदा हो ही नहीं सकती। धारचूला लिपुलेख रोड बन जाने से मानसरोवर यात्रा अब 6 दिन कम समय में, पहले से 6 दिन से कम समय में पूरा करना यह भी संभव हो पाएगा। मैं समझता हूं कि मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत बड़ी यह सुविधा मिली। लेकिन बहनों भाइयों, 80 किलोमीटर की यह सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि पीएम जब लॉकडाउन करते हैं तो रात के 12 बजे ही लॉकडाउन कर देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के कंटेनर जोन में हर घर में कोरोना टेस्टिंग होगी, लेकिन यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? अगर यह पहले हो जाता तो दिल्ली में अंधेरी नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने भारत और नेपाल बॉर्डर पर हुए विवाद को लेकर कहा कि नेपाल भारत को सुर्ख आंखें दिखा रहा है। देश के पीएम चीन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? भारत सरकार, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर या तो कोई काम करते हैं तो रात के 12 बजे से शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी होम मिनिस्टर साहब का कहना है कि दिल्ली के अंदर कोविड टेस्टिंग जल्द ही दुगनी कर दी जाएगी, 6 दिन में 3 गुनी कर दी जाएगी और दिल्ली के कंटेनमेंट जोन के अंदर हर परिवार, हर घर की टेस्टिंग होगी। बड़े अदब से पूछना चाहता हूं अमित शाह जी, ये कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया था? अब जबकि दिल्ली कयामत का सामना कर रही है, तब आप ये कदम उठा रहे हैं। अगर पहले उठा लेते तो शायद ये नौबत ना आती। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। बातचीत हो रही है, आप बातचीत कीजिए, लेकिन एक ही सवाल पूरा देश पूछ रहा है, चाइना की फौज कहां पे है? हमारे घर के अंदर है कि घर के बाहर है? इस सवाल का जवाब आप क्यों नहीं देते हैं? प्रधानमंत्री वो सुर्ख आंखें चाइना को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आज तो उल्टा ये है कि नेपाल हमें सुर्ख आंखें दिखा रहा है और सरकार खामोश तमाशाई बनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोशल मीडिया पर एक एडिट किया हुआ वीडियो बीते कुछ दिनों से वायरल हो रहा था, जिसके बाद वायरल वीडियो मामले पर सीएम शिवराज सिंह ने कड़ी कार्रवाई की तो दिग्विजय सहित 11 पर एफआईआर दर्ज हुई। मामले पर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के भक्तों ने भी राहुल गांधी का वीडियो एडिट किया था, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब से मैंने बुदनी क्षेत्र के आदिवासियों को जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान के निकट दलालों ने ठगा है, 4.5 करोड़ रुपए ठगे हैं, उनके कार्यकाल में उन पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। और जब मैंने ये पत्र लिखकर उनसे कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरी में आकर आपके घर पे धरना देना पड़ेगा, उस बात से तिलमिलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें यह भी जांच होना चाहिए कि आखिर इसको एडिट किया है किसने, सोर्स क्या है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह भक्त जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी का वीडियो एडिट करके झूठा चलाया और रोज जिस प्रकार के झूठे फेक न्यूज़ डालते हैं, उस पर भी क्या कार्रवाई होगी? बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग डबल ट्रिपल हो जाएगी, यह बहुत अच्छी बात रहेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दिल्ली की जो मूल समस्या रही है वो रही है कि हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाई। आज अमित शाह जी ने यह भी कहा कि हमको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग खूब जोर से करनी है। दिल्ली के आज भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिर्फ 2% है। अगर ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 100% हो जाए तो ये इतनी बीमारी फैलनी नहीं थी। और टेस्टिंग भी बढ़ गई है। बहुत धन्यवाद है होम मिनिस्टर साहब का, अमित शाह जी का, कि टेस्टिंग भी डबल से ट्रिपल एकदम कह दी गई है। पहले डबल, फिर 6 दिन में फिर वापस से ट्रिपल कर दी जाएगी। इसका भी लाभ दिल्ली वालों को मिलेगा। पिछले दिनों में टेस्टिंग दिल्ली में बंद कर दी गई थी और कोई एक कारण बता दिया गया, ऐसी हमारी गाइडलाइन जो कि नहीं थी मेरे हिसाब से। तो अब तो खुल गया मामला और मुझे लगता है अब दिल्ली में जिसकी भी हो सके उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना को तपस्या से हराया जा सकता है, बिना तपस्या के कोरोना को नहीं हराया जा सकता। इसके लिए सभी को नियमों का पालन करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। 84 दिनों के बाद मंदिरों के पट खुले हैं। भोपाल में बाकी सब धर्म स्थल भी उपासना और साधना के लिए खोल दिए गए हैं।
आज मैंने भी करुणा धाम आकर माँ को प्रणाम किया और प्रार्थना की कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो, हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश और विश्व भी कोरोना से मुक्त हो और हम सब फिर सामान्य जीवन जी सकें। लेकिन इस अवसर पर एक बात मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, माँ भी और भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। कोरोना को समाप्त करना बिना तपस्या के संभव नहीं है। हम सबको साधना करनी होगी और वो साधना और तपस्या है अनुशासन बना के रखने की। कोरोना के साथ हमको निकलना है। हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रित हो रहा है तेजी से, फिर भी सावधानी नहीं रखी तो मामला बिगड़ सकता है। इसलिए मैं प्रदेशवासियों से तपस्या करने की बात कर रहा हूं और तपस्या है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की। हम 2 गज की दूरी बनाए रखें। हम चेहरे पर फेस कवर, मास्क, अंगोछा, गमछा जो भी हो उससे कवर करके रखें। हम बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें। यहाँ वहाँ नहीं थूकें। कोई उत्सव ना मनाएं। भीड़ इकट्ठी होने से रोकना केवल प्रशासन का काम नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोरोना बेड की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने अगले 1 हफ्ते में 15 से 20 हजार कोविड बेड तैयार करने की योजना बनाई है, जिसमें बैंक्वेट हॉल, छोटे बड़े होटलों और स्टेडियम में बड़े बेड जो हैं वह तैयार किए जाएंगे। तो वहीं केंद्र ने दिल्ली सरकार को 500 रेल कोच देने का फैसला किया है, जिसमें करीब 8000 बेड का बंदोबस्त होगा। प्राइवेट सेक्टर में 70% से ज्यादा कोविड बेड भर चुके हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने 10 से 49 बेड की क्षमता वाले नर्सिंग होम को कोविड नर्सिंग होम घोषित किया था और नर्सिंग होम में भी कोरोना मरीजों के इलाज का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया। दिल्ली में कोरोना के बेतहाशा बढ़ रहे मामलों से निपटने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी मौजूद रहे। बैठक के बाद आदेश गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। सबको साथ लेकर, सभी एजेंसियों को साथ लेकर जो कल बैठक की थी, कारपोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब और आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, इन सभी का उद्देश्य है कि इस कोरोना महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ा, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे करने लगेंगे और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर उनकी मैपिंग होगी। इसके साथ ही साथ जो उन्होंने कल निर्णय लिया, 500 रेलवे कोचेस को 8000 बेड्स के रूप में परिवर्तित कर उनको दिल्ली वालों को मुहैया कराने के लिए, ये बहुत अच्छा कदम है। इसके साथ ही साथ 500 रेलवे कोचेस 15 दिन के बाद और उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे दिल्ली में 37,000 बेड दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, रेलवे के कोचेस मिलाकर होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक पर कहा कि कल की बैठक बहुत ही फलदायक रही। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सब मिलकर काम करेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कल की मीटिंग बड़ी
फ्रूटफुल रही और मेन उसका ये रहा कि केंद्र सरकार भी दिल्ली सरकार भी सब मिलकर काम करेंगे। ये मेयरों के साथ भी कुछ मीटिंग आपकी हुई? उनको भी कहा गया कि दिशा निर्देश दिए, उनको क्या कुछ कहा गया है कि वे सब मिलकर काम करेंगे, उनको भी मिलकर काम करना। कोरोना की जो लड़ाई है और केंद्र सरकार की ज़्यादातर लैब्स हैं, बड़ी बड़ी लैब्स हैं और वो लैब्स को हमारे को फैसिलिटीज एक्सटेंड कर रहे हैं, तो टेस्टिंग को जल्द से जल्द बढ़ाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कोरोना वायरस के 29 नए मामले दर्ज किए गए। अब सीआरपीएफ में मरीजों की संख्या 620 हो चुकी है और 179 सक्रिय मामले हैं और 427 ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 4 है। आपको बता दें, देश भर में कोरोना वायरस के मामले 3,32,424 पर पहुंच गए, तो वहीं कोरोना वायरस से अब तक 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,502 के करीब मामले मिले, तो वहीं 24 घंटे के भीतर ही कोरोना वायरस से 325 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। दरअसल कोरोना से 14 और मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 399 पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 संक्रमण के 499 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि राज्य में अब तक कोविड-19 संक्रमण से 399 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिक्षकों को लेकर अपना बयान दिया है। तमाम दर्शकों को बता दें, उन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षकों का मामला है वो लगातार जो सामने आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठने तो लाजमी है। सरकार का काम नौकरी देना है, नौकरी छीनना नहीं। खास तौर से तब जब चयन प्रक्रिया में न तो कोई भ्रष्टाचार पाया गया हो और न ही किसी चयनित पीटीआई शिक्षक का कोई कसूर पाया गया हो। ऐसे में चयन प्रक्रिया संपूर्ण करने वाली एजेंसी की खामियों की सजा इन 2000 पीटीआई अध्यापकों और उनके परिवारों को क्यों मिले, सवाल सीधे सीधे ये उठता है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी व भाजपा जजपा सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नौजवान ने केवल हरियाणा की माटी के बेटे और बेटियां हैं, पर पिछले 10 वर्षों में इन्होंने बेहतरीन सेवा कर सरकारी सेवा का तजर्बा भी कमाया है। पीटीआई अध्यापक के तौर पर इस तजर्बे का कोई और बदल नहीं हो सकता। खट्टर सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सेवा नियमों के अनुरूप अब पीटीआई काडर खत्म हो गया है तथा इस पद पर कोई नई नियुक्ति नियमों के अनुरूप हो ही नहीं सकती। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 78 नए मामले सामने आए, जिनमें 2 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 12,772 के पार पहुंच गया, तो वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,847 हो गई। आपको बता दें, देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना ग्राफ में लगातार तेजी होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। दरअसल राज्य में कोरोना के चलते 12 नई मौत के मामले सामने आए और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वह 389 हो गई, तो वहीं कुल मिलाकर राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के पास पहुंच गई। मौत के आंकड़े जो है वह 475 हो गए। और एक बड़ी खबर बंगाल से, कोलकाता के बाग बाजार संजीवनी अस्पताल को सील कर दिया गया। एक तरफ जहां कोरोना वायरस से देश जूझ रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके, लेकिन धरातल तक आते आते प्रशासन के सारे दावे
फेल होते नजर आते हैं। दरअसल पंजाब के अमृतसर के सिविल अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें, लोग यहां अपनी 10-10 दिन पुरानी कोरोना जांच की रिपोर्ट लेने आए, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। तो वहीं गर्भवती महिलाएं भी भीड़ का हिस्सा दिखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे से सटे हुए नजर आ रहे हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी डेड बॉडी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शव की तस्वीर शेयर होने से फिल्मी सितारों से लेकर उनके चाहने वालों ने विरोध जताया और इस बीच महाराष्ट्र साइबर सेल ने विरोध जताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सोशल मीडिया पर एक चिंताजनक ट्रेंड दिख रहा है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर को फैलाया जा रहा है, जो परेशान करने वाला और भद्दा है। महाराष्ट्र साइबर ने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैलाना कानूनी गाइडलाइन और कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक अन्य ट्वीट में महाराष्ट्र साइबर ने ऐसी तस्वीर को शेयर करने से परहेज करने का निर्देश दिया, तो साथ ही कहा कि फोटो जो पहले सोशल मीडिया पर फैलाई गई उसे हटा दिया जाना चाहिए। वहीं प्याज के किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल प्याज के किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार सामने आई, तो वहीं प्याज की अच्छी पैदावार के बीच घटते भाव को देखकर सरकार ने सतर्कता बरतते हुए घरेलू बाजार में नेफेड को सरकारी खरीद के लिए उतार दिया है। आपको बता दें, सहकारी एजेंसी नेफेड ने चालू सीजन में 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। शुरुआती दौर में तेज रफ्तार खरीद से नेफेड के पास 25,000 टन प्याज का स्टॉक हो चुका है। उधर चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में आपको बता दें, गोली चलने की आवाज से मोहल्ले में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। गोली चलाने वाले 3 युवक गोली चलाकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपियों ने युवक से पैसे भी मांगे थे। तीन मुंडे आए, मेरे से फायर करके चले गए और पैसे मांग रहे थे कि तेरी जान छाड़ दोगे, 5 लाख रुपए दे देगी। और मैंने एक का चंदन और तीसरे का बता नहीं। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।